दूसरी नौकरी से परिवार में खुशी क्या हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने जब नौकरी छोड़ दिया, उसके बाद दूसरी नौकरी उनको मिलती है। घर की खराब माली हालत को देख करके बाबा साहब बहुत परेशान हो उठे। घर का खर्च किसी तरह से चल रहा था, पर लंदन जाकर के शिक्षा अर्जित करने की बेचैनी भी थी, उन्हें सता रही थी। वे अपने पैर पर खड़ा होना चाहते थे, इसलिए 18 नवंबर को मुंबई सिडहनहम कॉलेज में प्रधानाध्यापक के रूप में ज्वाइन किया, जहां उन्हें 450 रुपए की पर मासिक वेतन मिलता था। यहाँ की अछूत होने के नाते अपमान एवं इनका निरादर जारी रहा। उच्च जाति के छात्र इनकी कक्षाओं का बहिष्कार तक करते थे, लेकिन आकर्षक व्यक्ति के कारण बाबा साहब जल्दी ही लोकप्रिय प्रोफेसर बन गए। इनका व्याख्यान गंभीरता से सुने जाने लगा। बाबा साहब के 450 रुपये की नौकरी से इनकी पत्नी रमाबाई की खुशी हुई, पर जब उन्हें बाबा साहब ने पुनः 2 साल बाद लंदन जाने की योजना बताया तो वह दुखी होने लगी, पर वे जल्दी ही बाबा साहब की महत्वाकांक्षा को समझ करके उनका समर्थन किया। साथियों, आज की औरतें होती ना तो कहती अब पढ़ बैला और जा कमा और लइकन के खेती बाड़ी देखा और लइकन के बियाह शादी कब हुई। तो अरे पढ़ले से हमें जिम्मेदार ना ले बट हमें पायल चाहिए, हमें साड़ी चाहिए। लेकिन साथियों, वो भी महिला थी कि अपने खुशी को बलिदान कर दी। और आज हमारे घर की महिलाएं है ना, आभूषणों में परेशान हैं, उनको बढ़िया बढ़िया कपड़ा चाहिए, उनकी भावनाओं कदर नहीं कर सकती हैं पतियों का। उनको ये लगता है खाली ना कि जीवन खाली एक ही चीज है, शौक। साथियों, जीवन और भी है जो आज उनके कोई भारत की महिला का, कोई भारत के लोगों का, अंबेडकर परिवार के कोई रिश्तेदार है का, लेकिन मजबूरी है हमको पढ़ना और पढ़ाना। उसके बाद समर्थन किया। बाद में साहब उन्हें प्यार से रामू कहकर के पुकारते थे। इनके नुतफे से कुल 5 संतानें हुए। यशवंत राव, रमेश, गंगाधर, इंदु, राजरतन, जिसमें सिर्फ यशवंत राव अंबेडकर जिंदा थे, बाकी सबकी मृत्यु हो गई थी। और अंत में इनका प्रोफेसर बनने के बाद भी इनके बड़े भाई आनंद राव की भी निधन हो गया, जिससे बाबा साहब को गहरा आघात पहुंचा। अब वो बाबा साहब के सामने अछूतोद्धार के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। शोध में पत्र प्रकाशन के लिए सन 1919 में उन्होंने साउथबोरो समिति के सामने अछूतों का प्रभावशाली पक्ष रखते हुए जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग की और छत्रपति साहू जी महाराज के सहयोग से विचारों से प्रचार प्रसार के लिए 31 जनवरी 1920 को गुंगो का नेता यानी मूक नायक पाक्षिक पत्र का संपादन शुरू किया और वे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए 5 जुलाई 1920 को लंदन चले गए। वहां उन्होंने 18 घंटे प्रतिदिन की कड़ी मेहनत करके सन 1921 में ब्रिटिश भारत में प्रांतीय जमावादी विषय पर MSc की डिग्री भी प्राप्त किया और 1922 में रुपए का प्रश्न विषय पर निबंध लिख करके DSc की डिग्री प्राप्त करके साथ ही में बार एटला ला की उपाधि भी प्राप्त किया। बीच में आर्थिक शिक्षा की स्थिति खराब होने के कारण 1923 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भारत फिर लौट आते हैं और बंबई उच्च न्यायालय में वकालत पेशे की शुरुआत की और सदन के लिए पैसे नहीं थे उनके पास और 1930 में बैरिस्टर के रूप में बंबई उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ किया। तो इनकी गंभीर आर्थिक संकट इनके सामने थे कि उनके पास सदन प्राप्त करने के लिए पैसे नहीं थे। बाबा साहब के एक मित्र नमल भतेना ने उन्हें पैसे देकर उनका सनद
मंगाया। इसके बाद भी उनके सामने कई बड़ी बड़ी कठिनाइयां सामने खड़ी थी, पर बाबा साहब इसकी चिंता किए बिना वकालत प्रारंभ किया। बंबई उच्च न्यायालय में इनका मुकाबला यूरोपियन बैरिस्टरों से था। इनके बारे में माना जाता था कि वे ज्ञान के देवता हैं, पर अपनी योग्यता और काबिलियत से बाबा साहब ने इस धारणा को झूठा साबित कर दिया। वकालत पेशे में दम और जीविका उपार्जन के लिए बाबा साहब नौकरी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि नौकरी के बंधन से वह मुक्त रहकर समाज की सेवा उनका अंतिम मकसद था। इसलिए बंबई उच्च न्यायालय में बैरिस्टर के रूप में वकालत तो शुरू किया, पर नीच जाति के होने के कारण उन्हें वहां से भी अपमान व भेदभाव का सामना करना पड़ा। सॉलिसिटरों में उन्हें जो सहयोग मिलना चाहिए था, उन्हें नहीं मिल पाया। कानून की ऊंची डिग्री रखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब उपेक्षित महसूस करते रहे, पर रोजी रोटी के अन्य स्रोतों के लिए उन्होंने जिला कचहरी में भी वकालत कर लिया करते थे। पुराने वकील बाबा साहब की योग्यताओं से इतना जलते थे कि वे यूनियन बनाकर उनका अंदर काफी विरोध करते थे, और सीनियर और काबिल बैरिस्टर होने के बावजूद भी उन्हें कोर्ट में बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दिया जाता था। न्यायालय की चपरासी ने उन्हें वकील जज तक उनके घृणा का भेदभाव करते थे और उनका मजाक उड़ाया करते थे। जो मुक्किल बाबा साहब के पास आते थे तो उन्हें भी नीचे जाति का वास्ता दे करके गुमराह कर दिया करते थे। साथियों, ये चीज जो आज हम भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ही क्षेत्र के लोगों ने हम लोगों को क्या करते हैं, हमारी भी कोचिंग चलती है, गुड मॉर्निंग कोचिंग सेंटर, जो हाई स्कूल और छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाया करता हूं। लेकिन साथियों, हमारे ही लोग हमारे जाति को जानने के कारण हमारे इस बीच के लोग जो बड़े जाति के लोग हैं, हमको छोटी जाति का बता करके हमारे बच्चों को कोचिंग से गुमराह करते देते हैं और कहते भी हैं कि ये क्या पढ़ाते हैं, ये तो जातिवादता बताते हैं। साथियों, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की कहानी और जीवन चरित्र को पढ़ाना अगर जातिवाद है, तो भैया हमको कोई भी परवाह नहीं है, चाहे हमारे पास आओ या चाहे तुम भाड़ में जाओ। मैं जातिवाद, अगर तुम इसको मानते हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जीवन और उनके अनुसरण करना अगर जातिवाद कहलाता है, तो मैं इसको करने के लिए 100% खिलाफ हूं। वो चाहे मुझे सरकार या कोई पब्लिक से मुझे कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। और मैं इसीलिए हमारे कोचिंग में साथियों बहुत बच्चे हुआ करते थे, लेकिन इन्हीं के गधों लोगों ने, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, हमारे गांव गांव में जाकर के हमारे प्रति जहर बो दिए और कहे वो जातिवाद पढ़ाते हैं। और क्यों मैं जातिवाद नहीं पढ़ाता हूं साथियों, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का अनुयायी होने के नाते मैं देवी देवताओं और पाखंडवाद का विरोध करता हूं, और मैं खुलकर विरोध करता हूं, जिसकी वजह से ये लोग हमारे चैनल फेसबुक को भी नहीं देखते हैं और यूट्यूब को भी नहीं देखते हैं, और यहां तक कि हमारे ट्यूशन में भी लोग बच्चों को नहीं भेजते हैं। साथियों, मैं एक दिन का जिक्र करूंगा, मैं उस कहानी को तो बता ही रहा था बाबा साहब का, मैं अपना बता रहा हूं। एक दिन की बात है कि हमारे यहाँ कोई, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, जाति का भी क्लियर नहीं करूंगा, लेकिन वह ओबीसी समाज के हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या पढ़ाते हैं, आप तो जातिवाद करते हैं। साथियों, मेरा तो जी इतना जरा कि हम हाथ पकड़ के उनको अपने सेंटर से बाहर फेंक दें, लेकिन मेरी मजबूरी थी, कुछ कारण था जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। इसलिए नहीं कर पाया साथियों, अगर हम एससी होकर के अगर हमारे देश में इस तरह से अभी भी जलन है, तो आप कल्पना करिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के समय में क्या रहा होगा। और मैं साथियों, हम आप लोग से ये नहीं कहूंगा कि हमारा वीडियो देखिए और सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। अगर हमारे लोगों को आगे बढ़ना है तो हमको एकजुट होना पड़ेगा, वो चाहे यूट्यूब फेसबुक के लिए क्यों ना हो, चाहे राजनीतिक पार्टियों के लिए क्यों ना हो, चाहे घर या किसी भी प्रकार का हो। हमको सभी लोग अपने लोगों का सपोर्ट करो और खुल के सपोर्ट करो और एक दूसरे के हाथ में हाथ मिला करके चलने का काम करो। साथियों, बहुत चंद दिनों में जातिवाद और पाखंडवाद खत्म हो जाएगा। साथियों, उच्च डिग्री होने के बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी को भेदभाव की शिकार होना पड़ता था। अपनी काबिलियत और का लोहा मनवा दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हत्या के एक मामले को फांसी की सजा पा चुके एक व्यक्ति ने बंबई उच्च न्यायालय में अपील दाखिल किया। वह मुकदमा इतना जटिल था कि
सम्मान जाति का वकील उन्हें हारने के डर से वो केस को लड़ना ही नहीं चाहता था। बाबा साहब का मजाक उड़ाने की नीयत से सम्मान जाति के वकीलों ने उस मुक्किल को बताया कि तुम्हें वह अछूत अंबेडकर वकील फांसी से बचा सकता है। मुक्किल बाबा साहब के पास आया। बाबा साहब ने उसकी बात सुनी और मुकदमे की जटिलता को देखा। वह उस मुकदमे को लड़ने के लिए तैयार हो गए। बाबा साहब इस मुकदमे को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। रात दिन एक करके मुकदमे की तैयारी की और फाइल बहस के दिन जब पीठ बैठी तो बाबा साहब का बहस सुनने दूर दूर तक के वकील और जज आए हुए थे। फाइनल बहस में बाबा साहब ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपने धार और न्याय संगत तर्कों से फांसी की सजा पर फांसी पा चुके व्यक्ति को दोष मुक्त करवाकर न्याय से दो क्षेत्र में समान जाति के चली आ रही तानाशाही और एकाधिकार को खुली चुनौती दे डाली। साथियों, समान जाति के वकील बाबा साहब की इस कानूनी काबिलियत को देख करके घबरा गए और उनको डर हो गया था कि बाबा साहब के आगे अब हम लोगों की नहीं चलेगी। बाबा साहब ने उनकी मुकदमा से काफी नाम कमा लिया था, पर अछूत होने के नाते उनको उपेक्षा का जहर बार बार पीना पड़ता था। अर्थशास्त्र के ज्ञाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब सिर्फ कानून के ही नहीं अर्थशास्त्र के भी ज्ञाता थे। अर्थशास्त्र पर उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। संयोगवश वह प्रकाशित नहीं हो सका। भारत की मुद्रा प्रणाली के सुधार के लिए रॉयल कमीशन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस की स्थापना की गई। इस कंडीशन में सलाह देते हुए बाबा साहब को भी चुना गया था। उन्होंने इंडियन करेंसी एंड एक्सचेंज का समालोचन भी लिखा और अछूत उद्धारकों के लिए विद्रोह। साथियों, मैं अब अगले वीडियो में मिलूंगा और बाकी यहाँ से आगे की कहानी आपको और जानकारी मिलेगा। मैं बाबा साहब की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को 14 अप्रैल से पहले पूरी जीवन गाथा मैं आपको यहाँ पर दूंगा इस चैनल पे, और मैं इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बाबा साहब के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, साथियों मैं जानता हूँ कि आप लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की किताबों को अध्ययन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, मोबाइल एक सहारा बन गया है। तो मैं इसीलिए इनकी पूरी वीडियो और पूरी जीवन चरित्र को मैं आप अपने चैनल पर दे रहा हूं। आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बाकी मिलेंगे, बाय बाय।